हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 8। दोस्तों इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वह आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 211, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन या सक्रिय अनुकूलन? दोस्तों मोहन एक अध्यापक हैं। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए यानी वॉल्यूम की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। यानी दोस्तों उन्होंने क्या किया, अपने विद्यार्थियों को गिलास दे दी, एक गंजा यानी कटोरा दे दिया, या यूं कहें कि एक भगोना दे दिया और एक लोटा दे दी, मान लीजिए लोटा दे दी, ताकि उनके अंदर क्या हो सके, भिन्न आयतन की क्या हो सके, समझ बन सके। आयतन किस चीज की? आयतन की समझ बन। आयतन क्या होता है दोस्तों? एक बर्तन में जितना सामग्री भरी जा सकती है वह दोस्तों उसका आयतन होता है। वहीं एक शिक्षक क्या है, वह फराह नाम के शिक्षक है, वह क्या करते हैं, विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य यानी कूड़े से क्या उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं उस पर मानस मंथन करने के लिए दोनों ने कहा। तो दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों रचनावाद, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, दो गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का क्या आधार है? दोस्तों बात करें सबसे पहले जीन पियाजे महोदय की, तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किस चीज का? संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में भी बताया है। कौन कौन सी हैं वह अवस्थाएं? पहली है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो गिलास में समान मात्रा में जल दिया जाता है परंतु अनु क्या सोचती है कि लंबे वाले गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो दोस्तों ये जीन पियाजे के अनुसार अनु जो है किस अवस्था में है? तो यह केंद्रीयता की अवस्था है। किसकी अवस्था है? केंद्रीयता की अवस्था है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 क्वेश्चन नंबर, कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए दोस्तों, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो दोस्तों क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं। बताइए दोस्तों पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये अधिगम विकारों का यानी अधिगम संबंधी विकार है पठन वैकल्य, जिसे डिसलेक्सिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया भी बोला जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है और दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डॉट डॉट तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। समस्या समाधान, भाव नियमन, परिहार्यता या खंडन? बताइए दोस्तों।
परीक्षा शुरू होने से पहले दोस्तों आप भी एक गहरी लंबी सांस भरते होंगे जब भी परीक्षा देने जाते होंगे। तो दोस्तों आप दुश्चिंता से निपटने के लिए यह कार्य करते हैं। तो यह आप कार्य क्यों करते हैं? आप यह कार्य भाव नियमन के लिए करते हैं। क्या करते हैं? किस लिए करते हैं? भाव नियमन के लिए, यानी भाव जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं तरह तरह के निगेटिव या पॉजिटिव, उनको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं? बताइए, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं? यह अधोगामी सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत है, या तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत है, या पदानुक्रम एकीकृत का सिद्धांत है? बताइए दोस्तों, यह किस चीज का सिद्धांत है? तो दोस्तों यह अधोगामी सिद्धांत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? दोस्तों एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जो उड़ सकते हैं और जिनके पंख हैं वे पक्षी होते हैं। इसके बाद क्या होता है, वह एक पुस्तिका में, चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखता है तो वह उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहता है। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार से ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या समावेशन कहा जाता है? यह समायोजन या दोस्तों क्रमबद्धता या फिर संरक्षण। तो दोस्तों इस प्रकार से ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को समावेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता या रखती है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या संगीतमय बुद्धि? बताइए दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। सहकर्मी समूह दोस्तों जैसे आपकी मित्र मंडली हो गई, तो उसमें जो है उनके अपने मित्रों के जो मित्र हैं उनके स्वभाव, उनके इरादों और उनकी जो मनोदशा है उसके प्रति आप उचित प्रतिक्रिया देने में बच्चा जो है वह सक्षम है। तो दोस्तों यह बच्चा किस प्रकार की बुद्धि रखता है? इस बच्चे में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी? तो दोस्तों इस बच्चे में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाएगी। कैसी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंखे के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशीय दुर्विकार, स्वलीन विक्रम विकार, गुणज वैकल्य, या गति समन्वय वैकल्य? दोस्तों अपने आप में खोए रहना यह कौन सा विकार होता है? तो स्वलीनता। स्वलीनता मीन्स दोस्तों स्वयं पर लीन रहना। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वालीन क्रम विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, या ग्लानि? बताइए। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर वह यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह दोस्तों योग्यता क्या कहलाती है? तो यह योग्यता दोस्तों तदानुभूति, यानी स्वयं को उस स्थान पर रखकर उस चीज को महसूस करना तदानुभूति कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया को, उचित क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ
गंभीर संज्ञानात्मक कमियों को या तंत्रिका संबंधी विकार को। दोस्तों ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप इसको 611 नहीं समझेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 221 का जो सही आंसर है बताइए वह क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और धारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ जो बच्चों के बीच भ्रांतियां होती हैं वह बतलाती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। बच्चों के समाजीकरण में भूगोल के सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु या इनमें से कोई नहीं। बताइए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों यह बच्चों के समाजीकरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम के द्वारा, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, स्कीमा द्वारा या संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा? बताइए। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों जो समाज और संस्कृति से संबंधित ऑप्शन होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है। तो वह है साथियों ऑप्शन बी, सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगा देना चाहिए या उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए या उनके माता पिता को घर पर ही स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कह देना चाहिए। बताइए दोस्तों, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की क्या करनी चाहिए? अनुमति प्रदान करनी चाहिए। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण द्वारा जोड़ना चाहिए या इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देने चाहिए या विषय वस्तु पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए या उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला देना चाहिए? बताइए। उन विद्यार्थियों के दोस्तों सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता विकार है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आसपास की जो चित्र रूपी सामग्री है उसको मौखिक रूप से स्पष्टीकरण उसका देना चाहिए। यानी मौखिक स्पष्टीकरण को क्या करना चाहिए? उसमें जोड़ देना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान? बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को फॉलो करना उसका यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान कहलाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें केवल घुमाया गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। असंदर्भित पाठ्यक्रम है जो विद्यार्थियों की असफलता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डॉट डॉट में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलना, पकड़ना, चढ़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। बताइए इसमें से स्थूल गतिक कौशल कौन सा है और सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है? सीधा सा क्वेश्चन में यह पूछा गया है। दोस्तों दौड़ना, भागना, कूदना ये सभी स्थूल गतिक कौशल होते हैं जबकि पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना, कागज काटना बारीकी से ये सभी सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं। अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन? बताइए।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह क्या कहलाती है? साम्यीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक? बताइए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में समझने में संवेदनशीलता होती है। यानी किस प्रकार की बुद्धि के लोगों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता पाई जाती है? तो दोस्तों वह होते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? स्वलीनता विकार, गणित वैकल्य, आलेखीय वैकल्य या दोस्तों पठन वैकल्य? बताइए। गणित क्रियाओं को समझना यानी गणित संबंधी विकार गणितीय वैकल्य होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में जो करते हो लिखना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। बताइए दोस्तों, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसके लिए आवश्यक है बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर? बताइए। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो दोस्तों किस प्रकार मदद कर सकते हैं? मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविधि आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों की अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। बताइए समावेशन की संस्कृति क्या दर्शाती है? निम्न में से जो कौन सा विद्यालय है जो विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को क्या करता है? दर्शाता है। तो विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग आकलन कर सकते हैं आप व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई या अव्यवस्थित और संगठित, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो। बताइए कोई विद्यार्थी किसी सामग्री को बेहतर कब सीखेगा? तो जब दोस्तों वह सामग्री उसके मौजूदा ज्ञान से यानी उसके पूर्व ज्ञान से क्या हो? जुड़ी हुई हो। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने किया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में जाना चाहिए। बताइए दोस्तों बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो दोस्तों जो आंशिक रूप से देख पाता है बच्चा, उसको समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले विद्यालय में भेजना चाहिए। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती? छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सीखना,
छात्रों को लघु अवधि में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना नहीं चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे व संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो दोस्तों रटना यह पाठ का उदाहरण नहीं है। पाठ क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। इसके बारे में किसने बताया, लियो वाइगोत्स्की महोदय ने बताया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों एक जो संरचनावादी कक्षा है उसमें संरचनात्मक मूल्यांकन पर महत्व देना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 211 से क्वेश्चन नंबर 240 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।